प्रभात छात्रों, पिछले गूगल मीट में हमने नमन निर्माण कविता के बारे में देखा। दूसरी गूगल मीट जो है हमारी कल हो गई। उस गूगल मीट में हमने हमारा अनुक्रमणिका के अनुसार दूसरा पार्ट जो है निराला भाई, इसके बारे में हमने चर्चा की और पढ़ाना शुरू किया। देखिए छात्रों, निराला भाई इस संस्मरण की लेखिका है महादेवी वर्मा। मैं पहले लेखक का परिचय पढ़ती हूँ, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय पढ़ती हूँ। ध्यान से सुनिए, तुम्हारे सामने किताब रखिए ताकि तुम्हें समझ में आ सके। लेखक का परिचय। श्रीमती महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ है। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही है, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से आपको संबोधित किया, माने महादेवी वर्मा जी को। आपका निधन 1987 में हुआ। अब देखिए महादेवी वर्मा की जो कृतियाँ हैं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है उसका परिचय देखिए। निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा उनका कविता संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार उनका रेखाचित्र है, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, निबंध आदि उन्होंने लिखा है। अब हम इस पाठ का परिचय देखते हैं, माने ये पाठ कौन सा है, कहानी है, क्या रेखाचित्र है, संस्मरण है, यात्रा वर्णन है, तो किस तरह इस विधा को पहचाना जाता है। देखिए, विधा का परिचय माने साहित्य का परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा माने प्रकार अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कई लोग आते हैं कि जिनके व्यक्तिगत गुणों से हम प्रभावित होते हैं, या हम उनके साथ बिताए जो क्षण है, प्रसंग है, उनसे भी हम परिचित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। तो कभी तुम्हें साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर 2 मार्क के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको ये प्रश्न आ सकता है कि संस्मरण साहित्य क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए छात्रों, अंडरलाइन करो, स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। तो इस तरह से निराला भाई, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ संस्मरण है। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। देखिए छात्रों, यहाँ पर फक्कड़ का अर्थ है कंगाल, माने गरीब। वे आजीवन माने मरते दम तक वे गरीब ही रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे। उनके पास पैसे की कमी थी, निर्धन थे, माने धन ही नहीं था उनके पास। गरीबी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। खुद गरीब होकर या खुद निर्धन होकर भी वे दूसरों की मदद किया करते थे। दूसरों के दुखों का बोझ वे ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा। उनकी पत्नी का गुजर जाना, उनकी जो बेटी है उसकी मृत्यु हो जाना, उस बेटी का नाम था सरोज, तो उनके दुख में, बेटी के दुख में वे बहुत ही व्याकुल हो गए थे
और उसकी वियोग व्यथा को उन्होंने सहा था, उसे उन्होंने काव्य में उतारा। और इसी तरह से उन्होंने अपनी बेटी के स्मृति में एक किताब लिखी है, उसका नाम है सरोज स्मृति। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। वे खुद गरीब थे, लेकिन फिर भी अपने घर में आए हुए मेहमानों का वे आदरातिथ्य करते थे। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे की समान था, पर हृदय तो भाव तरलता से ओतप्रोत भरा हुआ था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने यहाँ पर शब्दांकित किया है। तो ये सारे गुण जो है हमारी महादेवी वर्मा को प्रभावित उन्होंने किया था, इसलिए उन्होंने निराला भाई पर संस्मरण लिखा है। अब देखिए पाठ की शुरुआत। एक युग बीत जाने पर मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सुख ही नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात है। अब यहाँ हमारी लेखिका शुरू में ही कहती है कि लेखिका को वो पुरानी बातें जो है याद आने लगी, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। देखो, तो इसी तरह से वो कहती है कि उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सुख ही नहीं पाए। माने वो सारे प्रसंग जो है लेखिका को याद आने लगे, और भूलना तो दूर की बात है, लेखिका वो प्रसंग जो है आज तक भूली नहीं। कौन से प्रसंग है देखिए, एक एक करके उन्होंने यहाँ शब्दबद्ध किए हैं। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए निराला जी से पूछ बैठी थी कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। एक दिन हमेशा की तरह लेखिका निराला जी के पास चली गई थी, और वो दिन था राखी पूर्णिमा का, माने रक्षाबंधन का वो दिन था। और जब निराला जी की कलाई सुनी देखी, उनके हाथ में किसी ने राखी नहीं बंधवाई थी अभी तक, तो अनायास ही हमारी लेखिका के मुख से ये जो वाक्य है चला जाता है कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। देखो, ऐसा प्रश्न उन्होंने निराला जी से पूछा। तो लेखिका कहती है उस समय रास्ते पर अनेक राखी बेचने वाले, उस समय ज़्यादा दुकानें नहीं थी, तो इसी तरह से यजमान जो है राखी बेचने वाले तो रास्ते पर घूम रहे थे, उन्होंने देखा। लेकिन निराला जी ने इसका उत्तर क्या दिया देखिए। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को राखी बनवाएगी? तो देखो, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी, इसका अर्थ है कि कौन मेरे जैसे गरीब कंगाल व्यक्ति को अपना भाई बनाएगी। देखो, यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति जो है दिखाई देती है कि हम बहनें जो है अपने भाई के हाथ में राखी बनवाती है, और उसके बाद भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है, और रक्षा करने का वचन जो है वो निभाता है। साथ ही वो अपनी बहन को खुश करने के लिए क्या करता है, भेंट देता है, उपहार देता है, कुछ वस्तु देता है, तोहफा देता है, तो बहन जो है बहुत खुश हो जाती है। तो इसी तरह से निराला भाई कहते हैं कि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को कौन राखी बनवाएगी। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। तो इस तरह से हमारी लेखिका कहती है कि उनका जीवन जो है बहुत ही एकाकी था। परिवार के सदस्य एक एक करके उनके गुजर गए थे, इसलिए वे अकेले ही रहते थे। तो ऐसे उन्होंने अकेलेपन में अपना जीवन यापन करते समय उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की है, साहित्य लिखा है कि जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से
भारती की अर्चना भी की है। माने हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा साहित्य जो है उन्होंने लिखा है। और जिस हाथों से उन्होंने साहित्य लिखा, काव्य की सुंदर काव्य की रचना की, उन्हीं हाथों से निराला जी अपने घर के कामकाज भी किया करते थे। अब अकेला इंसान अपने घर में रहता है तो उसे सारे काम जो है करने पड़ते थे। बर्तन मांजना, पानी भरना जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से उनके माथे पर पसीना आता था और वो मिट्टी में मिल जाता था। तो इस तरह से निराला भाई जो है अकेले एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए भी उन्होंने अपने भारत देश के लिए क्या किया, अनेक अच्छे अच्छे काव्य और साहित्य का निर्माण किया। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली थी, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सब को संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। तो इस तरह से हमारी लेखिका आगे कहती है कि दिन रात वे अपने जीवन में साहित्य का निर्माण कर रहे थे। अनेक उन्होंने चित्रकथाएं लिख डाली थी। वे एक महान कवि थे, साथ ही साथ असाधारण मानव वे थे। और उनके जीवन की मार्मिक झांकी, मार्मिक माने मर्म को छूने वाली, दिल को छूने वाला उनका जो व्यक्तित्व है उसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारी लेखिका कोशिश तो कर रही है कि उनका व्यक्तित्व जो है हमारे जैसे पाठकों के सामने आ जाए। तो इस तरह से उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है कि उनका जीवन तो अस्त व्यस्त था, माने व्यवस्थित उनका जीवन नहीं था, क्योंकि उनके घर में कोई अपना नहीं था। इसलिए वे अपना जीवन जो है, अपना गुजारा जो है आने वाले मिलने वाले पैसों से ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन हमारी लेखिका उनका अस्त व्यस्त जीवन वो संवारना चाहती है और कहती है कि मैं व्यवस्थित रूप से तुम्हें पैसों का इंतज़ाम जो है या पैसों की बचत करना सिखाती हूँ और व्यवस्थित रूप से एक बजट जो है तुम्हें बनाकर देना चाहती हूँ। तो इस तरह से एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। जैसे ही उनके हाथ में पैसे मिलते वे किसी न किसी दुखी व्यक्तियों को, जिसे पैसों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को वे दिया करते थे और खुद भक्कड़ ही रहा करते थे। माने उनके पास कुछ बचता ही नहीं था और ऐसा ही वे जीवन गुजारते थे। ये जैसे ही हमारे लेखिका को पता चला इसका, तो लेखिका ने उनके जीवन में व्यवस्थित रूप से बजट बनाने का निर्णय किया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। देखिए उस समय का ज़माना है कि 300 रुपये माने बहुत ज़्यादा होते हैं और सौभाग्य से उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया और वही सारा रुपया, पूंजी माने पैसे, रुपया हमारे लेखिका के हाथ में उन्होंने दिया और बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, माने लेखिका का हिसाब जो रखते हैं वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना कठिन है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। अब देखो चादर लंबी कर पाना, इसका अर्थ है कि जितनी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। एक कहावत है, इसका अर्थ होता है कि अपनी हैसियत के अनुसार हमें पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग दुनिया में हैं कि हैसियत से ज़्यादा वे पैसे खर्च करते हैं और फिर उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। तो आगे कहती है, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, कम खर्चे वे नहीं सिखा पाते। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में
30 दिन बीतते रहते हैं। और इसी तरह विचित्र रस्साकशी, देखो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, रस्साकशी का अर्थ है जुगाड़ करना। तो इसी तरह से पैसे कम ज़्यादा खर्च करना, जुगाड़ करना, उसे व्यवस्थित रूप में बांध देना, ये बहुत मुश्किल काम था। और इस तरह से 30 दिन बिताने पड़ते हैं, मैंने 1 महीना का गुजारा करना पड़ता है। पर यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को प्रतियोगिता अगर हमने ली, अनुत्तीर्ण का अर्थ है जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, ऐसे परीक्षार्थी की अगर हमने स्पर्धा की तो 100 में से 10 अंक जिसे मिलते हैं वो परीक्षार्थी अपने आप को शून्य पाने वाले से भी श्रेष्ठ समझता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि उनका जीवन किस तरह से अव्यवस्थित था। तो यहाँ पर हमारी लेखिका ने इस प्रकार का उदाहरण दिया है। धन्यवाद। इसके आगे हम दूसरे भाग में देखेंगे।